गरीब सास बहू का लकड़ी का घर। बाजार के बीच बैठी हुई गरीब सास बहू चंदा और चंपा बुलंद आवाज से आते जाते लोगों को बुला रही थी। लकड़ी की टोकरी ले लो, सुंदर सुंदर सूप ले लो, फूलों की डलिया ले लो, आ गया है सास बहू के बनाए लकड़ी के सुंदर सुंदर सामान एकदम सस्ते दाम में। अरे बहू, इतनी देर हो गई, आज तो हम गरीब सास बहू का लकड़ी का सामान लेने एक भी ग्राहक नहीं आया। अब तो बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी, जमाना जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हम सास बहू के बनाए लकड़ी के सामान की मांग घटना लाजमी है। मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है, इस महीने रतनलाल जी को क्या जवाब देंगे। हाँ बहू, इस महीने भी दहलीज पर चढ़कर वह रतनलाल अपने मकान का रौब झाड़ेगा। काश कि हमारे पति इस दुनिया में होते तो हम दोनों सास बहू को इतना दुख नहीं देखना पड़ता। देखते ही देखते सांझ की बेला बीत जाती है, जिसके साथ जाड़ी की हवा जोरों पर पहुंच जाती है। ठंड से ठिठुरती हुई गरीब सास बहू आस लगाए देर तक अपनी लकड़ी के सामान बिकने की बाट जोहती हुई हताश होकर घर आती हैं। चंदा की दोनों नन्ही बेटियां गुड़िया और मुनिया भागती हुई आकर उससे लिपट जाती है। माँ, आप आ गई? माँ, हमारी जलेबी कहाँ है? सवेरे आपने वादा किया था कि आप शाम को लेकर आओगी। मुनिया बेटी, आज एक आने की भी कमाई नहीं हुई। बिटिया, ऐसे में तेरी बदनसीब माँ जलेबियां कहाँ से मोल लाती। ऐसा कहते हुए चंदा की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। तभी मासूम सी मुनिया मन मार कर कहती है, माँ, अच्छा किया जो तुम जलेबियां नहीं लेकर आए। वैसे भी टीचर जी कहती हैं मीठा खाना हानिकारक होता है। इस पर चंदा अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह खाना बनाकर कहती है, माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। बहू, उस पाव भर चावल में किस किस का पेट भरेगा। एक काम कर, तू मुनिया और गुड़िया को खाना दे दे, हम सास बहू तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर जाएंगे। चंदा अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला देती है और भूख से बिलबिलाती बेचारी गरीब सास बहू पानी पीकर ही पेट भरती हैं। पाँव फटने के साथ ही उनके घर का मकानदार रतनलाल दस्तक देता है और जोर शोर से किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ चंदा, चंपा, कहाँ छिपी बैठी हो दोनों सास बहू, बाहर निकलो। आवाज सुनकर दोनों सास बहू झुंझलाहट के साथ जागकर बाहर आती हैं। रतनलाल जी, आप इस वक्त? अरे तो क्या, अब मैं तुम गरीब सास बहू से परमिशन लेकर यहाँ पधारूंगा? पिछले 2 महीने से घर का भाड़ा नहीं भरा है। अरे किराए के बोझ तले दबकर तुम सास बहू को नींद कैसे आती है? बस अब बहुत झेल लिया मैंने। तुम दोनों सास बहू आज के आज कोई दूजा ठिकाना ढूंढ लो। सांझ की बेला बीतने तक मुझे मेरा घर खाली चाहिए। अरे रतनलाल जी, थोड़ा तो रहम करो। हम बेसहारा बेवा सास बहू इन जाड़े में अपने नन्हे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो दूजी डगरी। गरीब सास बहू रोते बिलखते घर से निकल जाती हैं। चलो बच्चों, इस गांव घर में हमारा दाना पानी उठ चला है। मगर माँ, दादी माँ, हम जाएंगे कहाँ? जहाँ ऊपर वाला ले जाए। चंपा और चंदा दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर सर्दी की हवाओं में थरथराती हुई सड़क पर चलते हुए कोसों दूर एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां लाबनून, देवदार, सागौन की लकड़ियों के लिए मशहूर लंबे ऊंचे पेड़ तने खड़े थे। दादी माँ, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। बहू, अब क्या करें? दोनों बच्ची भूख से मचल रही हैं और हमारे पास इन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। तू किस सोच में डूबी है बहू? माँ जी, ईश्वर का खेल तो देखिए। हम सास बहू बरसों से जिन लकड़ियों का साज सामान बनाकर बाजार में बेचती आई हैं, आज हमारे कदम उसी के बीचों बीच खड़े हैं। हमारे पास खाने को ना एक दाना है, न पास में पैसा। अब ये देवदार और लबानोन की लकड़ियां ही हम सास बहू की डूबती डगर का बांध बनेगा। मगर कैसे? माँ जी, जब हम सास बहू लकड़ियों की टोकरी, सूप जैसा साज सामान बेच सकते हैं तो लकड़ियों का घर क्यों नहीं? बहू, लकड़ी का घर बनाना कोई कठपुतली का खेल नहीं। उसे बनाने में समय लगेगा। इस बीच हम और हमारे बच्चे जाड़े से जूझते रहेंगे। नहीं माँ जी, तब तक हम उस घास फूस के टूटे फूटे मड़ई में रहेंगे। और घर छोड़ते समय मैंने बची कुची रोटियां बांध ली थी, और हंसिया, खुरपा और ये इक्के दुक्के बर्तन भी, क्योंकि ये हमारे काम जरूर आएगा।
इस पर चंदा वह रोटी अपनी दोनों बेटियों को खिला देती है और पेड़ से सटकर वह सो जाते हैं। पौ फटने के साथ दोनों सास बहू आंख मलते हुए जाग जाती हैं। बहू, दोनों सास बहू को सवेरे से ही काम शुरू करना होगा। चलिए माँ जी, सबसे पहले हमें बहुतायत मात्रा में लकड़ियाँ काटना होगा। 2 दिन की भूखी प्यासी गरीब सास बहू अपनी भूख को भूलकर लकड़ी का घर बनाने में जुट जाती हैं। चंपा और चंदा लकड़ियां काटने लगती हैं और वहीं चंदा की दोनों बेटियां जंगल के बड़े भूभाग को साफ करने लगती हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी थकी मांदी गरीब सास बहू गहरी सांस भरकर कहती हैं, माँ जी, हमने बिना रुके थके आज ही हमारे लकड़ी के घर की नींव धरनी है। हाँ हाँ, चल बहू, होते हैं शुरू। फिर सास बहू दोबारा से फेटा बांधकर जमीन में गड्ढा खोदकर मजबूत और टिकाऊ लकड़ियों की डंडियों से 4 आवरण तैयार कर लेती हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है, हम दोनों बहनों को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे बहू, अब इन्हें क्या खिलाएंगे, क्योंकि अब तो रोटियां भी नहीं बची। चंदा जंगल में तने खड़े लकड़ियों के पेड़ के बीचों बीच खड़े बांस के पेड़ पर जाती है, जिसे देखकर वह कहती है, फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब बचा खुचा काम कल होगा, बस मेरे साथ ईंट ढूंढिए। माँ, ये देखो, मुझे एक ईंट मिला है। माँ, मैंने भी एक ईंट खोजा। ये ले बहू, 2 और ईंट, मगर तू करेगी क्या, बता तो। माँ जी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। चंदा अपने दिमाग की दावेदारी से ईंटों के आवरण से एक चूल्हा बनाती है और कच्चे कोमल बांस को बारीकी से काटकर अपने गठरी में रखे बर्तन और मसाले को निकालकर बम्बू कड़ी बनाती है, जो कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाता है। माँ जी, मुनिया, गुड़िया, सभी आ जाइए, खाना तैयार है। अरे बहू, तू बौरा गई है क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस बेस्वाद बांस को खाकर काम चलाना पड़े। माँ जी, एक बार मेरे लिए चक्कर तो देखिए। जैसे ही चंपा बम्बू कड़ी खाती है, वह अपनी बहू की बड़ाई करने लगती है। सचमुच बहू, ये बम्बू कड़ी स्वाद में बड़ी बेमिसाल है। इसके आगे तो बेसन की बनी कड़ी भी फेल हो गई है। हाँ माँ, सचमुच ये कड़ी बेहद स्वादिष्ट है। इसके बाद वह सभी सो जाते हैं और सबेर के सूरज की लालिमा के साथ दोनों सास बहू लकड़ी के घर की छत बनाने के लिए जुट जाती हैं। तभी गुड़िया और मुनिया बोलती हैं, आप दोनों ये घास फूस और लकड़ियों के फट्टे क्यों बना रही हैं? ताकि हमारे लकड़ी के घर की छत बन सके मेरी प्यारी पोतियों। तो फिर हम दोनों बहनें भी आपका हाथ बटाएंगी। अब सास बहू के संग दोनों बच्ची भी उनकी मदद करती हैं और 4 दिनों के चक्र में सास बहू का लकड़ी का घर लगभग आधा तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह लकड़ी के घर का दरवाजा झरोखे भी तैयार करती हैं। सप्ताह भर के बड़े संघर्ष के साथ सास बहू की मेहनत रंग ले आती है। उनका लकड़ी का घर पूरे जंगल में जुगनू के जैसे जगमगा उठता है। देखिए माँ जी, हम गरीब सास बहू ने कितना लुभावना लकड़ी का घर बनाया है। हाँ बहू, लकड़ी का ये घर हमारी मेहनत का फल है। भले ये ईंट पत्थर का नहीं बना, मगर ये हम सास बहू का खुद का बसेरा है। अब कोई भी हम गरीब सास बहू को हमारे इस लकड़ी के घर से नहीं निकालेगा। उस पल दोनों सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ रहे थे। आज वह लकड़ी के बने घर में सुख चैन से रह रही हैं। इसके बाद उन्होंने और भी कई लकड़ी के घर बनाए, जिससे जंगल में आने वाले सैलानी वहां ठहरते और बदले में सास बहू को लकड़ी के घर से बेहतर लागत कमाती थी। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर
बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान छोकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा। बीते भर की है नहीं, आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया, जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार हैं। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर की सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांस घर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांस घर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांस घर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है?
माँ, ये बांस घर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी, तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बांस घर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बांस घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा। खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं। परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियाँ लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बांस घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती। एक टेबल पर सास चाउमीन बना रही थी तो बहू मोमोज देकर बेच रही थी, जहाँ लोगों की काफी भीड़ थी। आंटी आंटी, जरा मुझे 2 प्लेट मोमोज दे दीजिए और मसाला डालकर देना आंटी। आंटी, मुझे 2 प्लेट चाउमीन और 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ, ये लो बेटा, तुम दोनों के मोमोज और 2 चाउमीन तुम्हारी है ना? हाँ आंटी। माँ जी, मुझे नहीं लगता था कि हम दोनों को ये काम भी करना पड़ेगा।
हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, हमारे पति ही ऐसे हैं कि हमें ये काम करना पड़ रहा है। पर चलो जो भी है अच्छा है। हाँ माँ जी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सास बहू रोड के किनारे चाउमीन और मोमोज बेच रही थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ कुसुम का पति मोहन अपने पिता गजोधर के साथ कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहा था। बेटा, तूने कोई ऐसा काम सोचा जिसे हम दोनों कल कर सकें, जिसमें पैसा कम लगे और बोनी ज्यादा हो? पिताजी, 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पिताजी, आपको पता है वो सोनू है ना, उसने 1 महीने पहले चाउमीन और मोमोज की दुकान खोली थी अपने एरिया में। आज दिन के 5,000 कमा रहा है। तो सोचो पापा, 1 महीने का 1.5 लाख हुआ। बस एक बार दुकान अच्छे से चल जाए। अरे वाह बेटा, तेरी बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना हम भी यही काम खोल लें? मैं तो कह रहा हूँ पिताजी, एक बार आजमा लेते हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, फिर सारे सामान का पता कर और बनाने की कोशिश कर। 2-4 बार हम अपने घर में बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी सारे सामान का पता करके आता हूँ। मोहन उस सामान का पता लगाकर अपने बचे कुचे पैसे से चाउमीन मोमोज बनाने का सामान ले आता है। तभी ये सामान देखकर मोहन की माँ अंजना कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या है? क्या करेगा तू इस सामान का? अरे माँ जी, ये तो चाउमीन और मोमोज का सामान है। लगता है घर बैठकर दोनों हमसे यही बनवाएंगे। अरे नहीं बहू, हम तुम लोगों से नहीं बनवाएंगे, बल्कि खुद बनाएंगे। देख तो बहू, ये बात कह कौन रहा है? जिसने आज तक चकले पर एक रोटी ना बनाई, वही फास्ट फूड का सामान बनाएगा। अरे माँ, ऐसे हमारा हौसला मत तोड़ो। हम दोनों चाउमीन और मोमोज बेचने वाले हैं, तो बस थोड़े दिन घर में इसे बनाएंगे। आप चक्कर बताना कि हम अच्छे से बना रहे हैं। ऐसी बात है तो जाओ बना लो और चखाओ। हाँ, जा रहा हूँ, आ जाओ पिताजी। तभी दोनों बाप बेटे चाउमीन बनाने की तैयारी करते हैं। वहीं कुसुम उसे मोमोज की चटनी बनाकर दे देती है। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटे मोमोज और चाउमीन बना लेते हैं और अपनी पत्नियों को चखाते हैं। बताओ कैसी बनी है चाउमीन? अच्छी तरह, बस थोड़ा सा नमक कम है और थोड़ा मसाला डाल देना। और मोमोज कैसे बनाए, देखना जरा, कच्चे तो नहीं है ना? अच्छे लगे, लेकिन थोड़ी देर और पकाना, वरना लोग कच्चा समझ के खरीदेंगे नहीं। हाँ, ठीक है भगवान, हम समझ गए हैं। 4-5 दिन के बाद दोनों पति चाउमीन और मोमोज बनाना सही मात्रा में सीख जाते हैं और एक टेबल लगाकर उस पर चाउमीन मोमोज बेचने लगते हैं। तभी नई शॉप देखकर कुछ लोग आने लगते हैं। अरे अंकल, जरा मोमोज देना और मेयोनीज भी डाल देना। अंकल, 3 प्लेट चाउमीन भी दे दीजिए। अरे बच्चों, जरा खाकर बताना चाउमीन का स्वाद कैसा है, और नमक मिर्च डालूं? और बेटा, मोमोज भी चक्कर बता दो, चाहे तो फ्री में 2 पीस ले लो। अरे वाह, फ्री में मोमोज खाने को मिल गए। दीजिए अंकल, मैं बताती हूँ अभी खाकर। तभी दोनों बाप बेटे चाउमीन और मोमोज बच्चों को दे देते हैं, जिसे खाकर बच्चे कहते हैं, अरे वाह अंकल, चाउमीन तो बहुत अच्छी है, पर मोमोज उतने अच्छे नहीं बने। हाँ अंकल, दोनों चीजें ओके ओके हैं, जो होना चाहिए। अच्छा बेटा। ये कहते ही 15 दिन बीत जाते हैं। बाप बेटे थोड़े और अच्छे तरीके से चाउमीन और मोमोज बनाकर बेचते हैं। उनकी दुकान चल रही थी, पर कुछ खास नहीं। इसी बीच जब वो घर लौट रहे थे तो एक कार वाला उन्हें टक्कर मारकर भाग जाता है, जिससे गजोधर के पैर में चोट लगती है और मोहन के दोनों हाथों में। और जब वो अपनी पट्टी कराकर घर आते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें ऐसे देखकर घबरा जाती है। अजी, आपको ये क्या हो गया? इतनी चोट दोनों को कैसे लग गई? हाँ मोहन जी, कुछ तो बोलिए। अरे क्या बताऊं, हम दोनों तो चल रहे थे, पर एक कार वाला पीछे से टक्कर मारकर भाग गया, चोट भी लग गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि दुकान पर बैठेगा कौन। हाँ, ग्राहक आएंगे तो उन्हें चाउमीन मोमोज बनाकर कौन देगा? एक बच्चे ने कहा था कि वो 200 प्लेट चाउमीन ले जाएगा बर्थडे के लिए। पापा जी, मोहन जी, आप दोनों परेशान मत होइए। माँ जी और मैं हो ना, हम दोनों मिलकर कुछ दिनों के लिए आपकी दुकान संभाल लेंगे। तब तक आप दोनों बेड रेस्ट कीजिए। हाँ, कुसुम बहू सही कहती है, आप दोनों आराम करिए और खाना खाकर दवाई खा लीजिए। ठीक है। दोनों का घर पर खाना बनाकर घर का सारा काम निपटाकर सास बहू दुकान खोलकर चाउमीन और मोमोज बनाती हैं, जिसकी खुशबू से ही लोग उनके चाउमीन और मोमोज की ओर खींचे चले आते हैं। आंटी आंटी, जरा प्याज और सोयाबीन वाली चाउमीन दे दीजिए। बहू तो ऐसा कर, चाउमीन बना कर दे, मोमोज का काम मैं करती हूँ। जी माँ जी। ये लो बेटा, तुम्हारी चाउमीन थी ना? जरा पनीर वाले और फ्राई वाले मोमोज देना। ये लो, मोमोज खा लो। सुनिए, इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल दीजिए।
कितने हुए? 50 के। ऐसे करिए चाउमीन भी पैक कर दीजिए। आंटी, आपके चाउमीन की बहुत खुशबू आ रही है, जरा मुझे भी दीजिएगा। ये लो बेटा। जी फुल प्लेट मोमोज देना, मसाला डालकर आंटी। ये लो बेटा। सास बहू ग्राहकों के कहने पर उन्हें चाउमीन और मोमोज दे देती हैं, जिससे उनकी काफी तारीफ होती है। वाह वाह आंटी, आपके मोमोज तो बहुत अच्छे हैं और आपकी चाउमीन भी बहुत अच्छी है। ऐसे चाउमीन मैंने कहीं नहीं खाई, अब तो आपके पास जरूर आया करूंगी। शुक्रिया तुम बच्चों का। चाउमीन देना आंटी और 1 प्लेट मोमोज। अरे यहाँ पर तो 2 अंकल काम करते थे, कहाँ गए वो? अरे बेटा, उनके चोट लग गई है ना, तो अभी वो आ नहीं पाएंगे, इसलिए हम दोनों चाउमीन और मोमोज बनाकर बेच रहे हैं। अच्छा, अब उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक होने में 15-20 दिन लग जाएंगे। हाँ आंटी, आपने तो अंकल से भी ज्यादा अच्छे चाउमीन और मोमोज बनाए हैं। अरे सच में आंटी, आप दोनों की चाउमीन मोमोज बहुत अच्छी हैं। अब से आप दोनों ही बेचना, अंकल का इतना स्वाद नहीं आता था चाउमीन में। प्लीज प्लीज आप दोनों मान जाइए ना, आप दोनों ही बनाना, आपके हाथों में बहुत ज्यादा स्वाद है जो वो दोनों अंकल के हाथ में नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दोनों ही बनाएंगे अब से। सास बहू के हाथ के बने मोमोज और चाउमीन का जादू पहले दिन ही चल जाता है और उससे उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। 2-3 दिन में ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तभी घर जाकर खुशी से पैसे गिनते हुए सास कहती है, अरे कुसुम बहू, जितना ये कमाकर 3 दिन में लाते थे उतना हमने 1 दिन में कमा लिया। लोगों को हमारे हाथ की बनी ज्यादा अच्छी लगती है चाउमीन और मोमोज। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, अब से हम ही बनाया करेंगे। इसका मतलब तुमने हमारे काम धंधे को छीन लिया? हाँ बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे? अरे आप दोनों गलत समझ रहे हैं, वो मतलब नहीं था। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर काम पड़ जाए तो हम दोनों को बुला लेना, पैक तो करवा ही सकते हैं। बेशक तुम अपने हाथ की बनाकर खिलाना। हाँ ये आपने ठीक कहा। इस तरह से सास बहू दुकान पर चाउमीन और मोमोज जोर शोर से बेचने लगते हैं। आइए सास बहू स्पेशल चाउमीन और मोमोज खाइए। हाँ जी आइए 100 रुपए के कॉम्बो लीजिए, चाउमीन और मोमोज संग फ्री पेप्सी पीजिए। ओए कॉम्बो है आज तो, आंटी मुझे भी देना। ये लो बेटा। इस तरह से सास बहू के स्पेशल चाउमीन और मोमोज कॉम्बो की स्ट्रेटेजी से और तेजी से बिकने लगते हैं। देखते ही देखते सास बहू अपनी लगन से 10 महीने में ही 2 चाउमीन और मोमोज की छोटी छोटी ब्रांच खोल लेती हैं, जिससे उन 2 ब्रांच पर उन दोनों के पति चाउमीन मोमोज बेचा करते थे। पैसा चारों ओर से आता है, तरक्की बढ़ती है, जिससे अब वो एक नया घर और एक कार भी खरीद लेते हैं। यूं ही अपनी दुकान चलाते रहते हैं। माँ जी, पिछले हफ्ते से हमने ना तो ढंग से खाना खाया है, ना तो हमारे घर में राशन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी? अरे बहू, हम दोनों कर भी क्या सकते हैं? तू तो जानती है मैं कितना कमाती हूँ, इतने में घर का गुजारा हो ही नहीं पाता। एक चना कब तक बाहर उठाएगा? आप बिल्कुल सही कहती हो माँ जी। आप अकेली कब तक इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहोगी? सुरेश जी तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं और अपना घर बसाकर खुशी खुशी रह रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। 2 लोग कमाएंगे तो घर का गुजारा हो जाएगा। देख बहू, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तू बाहर जाकर काम करे, लेकिन मेरे अकेले से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? इस घर के प्रति मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी नौकरी करना शुरू कर सकती हूँ, जिसके बाद हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगले दिन से बेचारी गायत्री भी काम ढूंढना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक सब्जी वाले के पास जाती है और उससे कहती है, भाई साहब, आप अपनी दुकान में मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं बेरोजगार हूँ, कई दिनों से मेरे घर में हालात भी ठीक नहीं है। अगर आप मुझे अपने पास कोई काम दे देंगे तो मेरा घर का गुजारा हो जाएगा। अरे वैसे तो मुझे काम के लिए कोई ना कोई चाहिए ही था, क्योंकि मैं अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ। देखो भाई, मेरी दुकान संभालने वाला कोई नहीं है। चलो ठीक है, तुम आज से मेरी दुकान को संभाला करना। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दुकान का काम सीखने के लिए दामोदर के पास रुक जाती है। दामोदर उसे अपनी दुकान का सारा काम अच्छे से समझा देता है और फिर किसी काम से बाहर चला जाता है। गायत्री हर एक कस्टमर से अच्छे से बात करती और उन्हें सामान भी देती। उसका काम देखकर दामोदर बहुत खुश होता है और
वो रात को उसके जाने से पहले उसे उसके कमाए हुए पैसे देता है। अरे आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारे काम निपटा दिए और तुमने काम भी बहुत अच्छे से किया है। ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। पैसे लेकर वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो उन पैसों से सब्जियां खरीदती है और घर की जरूरत के सामान खरीद लेती है और वापस शाम को घर लौट आती है। जिसके बाद वो अपनी सास दामिनी से कहती है, माँ जी देखो, मुझे भी काम मिल गया है। अब आपको अकेले कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ मिलकर कमाऊंगी और इस घर को देखूंगी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल, कुछ तो अच्छा हुआ हमारी जिंदगी में। गायत्री तुरंत खाना बनाना शुरू करती है, जिसके बाद वो खाना बनाकर अपनी सास को परोसती है और खुद भी खाती है। जिसके बाद वो आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दामिनी और गायत्री दोनों सास बहू काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। दामिनी फैक्ट्री में जाकर काम करने लगती है तो गायत्री दामोदर की दुकान पर जाकर उसकी दुकान संभालने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन दोनों की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। एक दिन गायत्री दामिनी से कहती है, अरे माँ जी, कितनी अच्छी बात है ना, अब हमारे घर की हालात बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बस भगवान की दुआ है ये सब ऐसे ही चलता रहे। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें आगे के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए उनके जीवन में आगे क्या होता है, एक दफा उस पर भी नजर डालते हैं। एक दिन गायत्री खुशी खुशी दामोदर की दुकान पर काम करने के लिए जाती है। दामोदर काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिसके बाद गायत्री दुकान को अकेले ही संभाल रही होती है। आज तो बहुत सारा काम है, इतना सारा काम मैं कैसे कैसे करूंगी, लेकिन करना तो मुझे ही है। चलो तो फिर जल्दी जल्दी काम निपटाने लगती हूँ। गायत्री काम कर ही रही होती है कि तभी अचानक से बिजली में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके चलते तारों में आग लग जाती है और देखते ही देखते दुकान जलने लगती है। ये सब देखकर गायत्री बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, हमारी दुकान जल रही है, कोई मदद करो। दुकान को जलते हुए गांव के सभी लोग देखते हैं, लेकिन कोई भी गायत्री की मदद नहीं करता। आप लोग किसी की बर्बादी का तमाशा देख रहे हो? अगर थोड़ी भी गैरत है तो इस दुकान को बचाने में मेरी मदद करो और पानी लाकर इसके ऊपर डालो। गायत्री के इतना कुछ कहने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो अकेली ही दुकान को जलने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उस बेचारी के अकेले आग बुझाने से आग बुझती नहीं है और धीरे धीरे दुकान पूरी तरह जल जाती है। कुछ ही देर में वहाँ दामोदर भी आ जाता है और अपनी दुकान का ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग गायत्री के खिलाफ दामोदर को बहुत ज्यादा भड़का देते हैं, जिसे सुनकर दामोदर गुस्से से गायत्री से कहता है, अरे तुमने मेरी बरसों की मेहनत खराब की है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, निकल जाओ इस गांव से, और आइंदा इस गांव में अगर तुमने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव के सभी लोग मिलकर गायत्री को उसकी सास के साथ गांव से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद वो दोनों रोते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी जंगल में उन्हें एक अघोरी बाबा मिलते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रही हो? दामिनी और गायत्री दोनों अघोरी बाबा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती हैं। तभी दामिनी कहती है, इस दुनिया से हमें कुछ नहीं मिला, काश हमारी खुद की एक दुनिया होती या हम चांद पर अपनी दुनिया बसा पाते। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर अघोरी बाबा एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद दामिनी और गायत्री दोनों चांद की दुनिया पर पहुंच जाते हैं। चांद पर पहुंचने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं। अरे माँ जी, ये देखो, हम तो सच में चांद की दुनिया पर आ गए हैं। देखो, इस चांद पर तो एक घर भी बना हुआ है। जैसे ही गायत्री और दामिनी दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, उस घर में रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं, जिसे देखकर वो दोनों फूले नहीं समाते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि हम दोनों चांद की दुनिया पर हैं और यहाँ हमारा खुद का एक घर भी है। अब हम इस घर में सुकून से रह सकते हैं। हाँ बहू, तू सही कहती है। धरती के लोगों ने हमें अपने पास जगह नहीं दी, लेकिन भगवान का करिश्मा देखो, हमें चांद की दुनिया पर अपना खुद का एक घर मिल गया। अब हम यहाँ अपना खुद का घर बसा सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं।
दामिनी और गायत्री दोनों ही चांद की दुनिया पर जाने के बाद बहुत खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे चांद पर अकेले उनका मन नहीं लगता, क्योंकि वो एक दूसरे को देखकर बहुत बोर हो जाते हैं। माँ जी, यहाँ तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो हम लोग धरती पर थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम करने को तो मिला करता था। अरे तू चिंता क्यों करती है? जैसे हम अपने गांव में खेती बाड़ी किया करते थे और मेहनत करते थे, अब हम इस चांद की दुनिया को भी अपने गांव की तरह बना देंगे। आप सही कहती हो, हमें इस चांद की दुनिया को अपने गांव की दुनिया जैसा बनाना होगा। गायत्री और दामिनी दोनों मेहनत करके चांद पर सारी सुख सुविधाओं को अपने गांव की तरह बना देती हैं, जिसके बाद दोनों चांद की दुनिया पर खेती बाड़ी भी करती हैं और फसल भी उगाती हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अपने गांव में ही रह रही हूँ। चांद की दुनिया पर हमने अपना खुद का गांव बसाया है। हमारा गांव कितना खूबसूरत है। हमारी इस चांद की दुनिया का ये गांव खूबसूरत के साथ साथ बहुत अनमोल भी है। यहाँ छल कपट करने वाले लोग नहीं हैं और एक दूसरे को धोखा देने वाले भी लोग नहीं हैं। गायत्री और दामिनी दोनों चांद पर बस जाते हैं और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उन दोनों की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब वो दोनों चांद पर बसे हुए थे और अपने खुद के गांव में सुकून से रह रहे हैं। सुबह के 7 बजे थे और अंजलि अभी तक सो रही थी। तभी उसकी चुड़ैल माँ नंदिनी उसे उठाते हुए कहती है, अरे बेटा उठ जा, 7 बज गए, स्कूल का वक्त हो गया है। अरे माँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सोने दो। तभी चॉकलेट मिल्क बनाकर दूसरी चुड़ैल देवरानी कविता आती है। अरे दीदी, ये ऐसे नहीं उठेगी। अंजलि बेटा देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ, कौन पिएगा इसे? माँ मैं पीऊंगी, लाओ दो। पीऊंगी कि बच्ची, पहले आंखें तो खोल ले अपनी, सब बेड पर चाहिए। अरे माँ मैं जग तो गई। तभी अंजलि चॉकलेट मिल्क पीकर नहाकर स्कूल के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी चुड़ैल सारा कहती है, ओहो अंजलि बेटा, ये क्या है? तुमने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए? अरे माँ मुझसे हुआ ही नहीं। 12 साल की हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आता। थोड़ी तो जिम्मेदार बनो, हम ना रहे तो। ये सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू आने लगता है। तभी प्रेमा आकर उसके आंसू पोंछती है। ये लो खाना खाओ। माँ अभी तो आप मेरे पास पहले की तरह नहीं हो ना। हाँ बेटा, पर तू अकेली भी तो नहीं है, तुझसे दूर हो सकते हैं हम पांचों एक बार को, पर तेरे प्यार के बंधन से कैसे दूर हो सकते हैं? हाँ माँ, इस लड़की ने तो सुबह सुबह हम पांचों को ही रुला दिया। चल अब मैं जल्दी से तेरी चोटी बना दूं। ये कहते ही चौथे नंबर की चुड़ैल उसकी चोटी बना देती है। तभी प्रमिला आकर कहती है, अरे अंजलि बिटिया, आज तो तू खुद ही सुबह तैयार हो गई लगता है। चल आजा, तुझे स्कूल छोड़ने चलूं। नहीं दादी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे बेटा, तू अकेले कैसे जाएगी? रोज मैं ही छोड़ती हूँ ना, आजा। ये कहते ही प्रमिला एक कदम और चलती है कि उसके घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तभी अंजलि कहती है, देखा दादी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप मानती नहीं है। हो गया ना घुटनों में दर्द? ठीक है, मुझे तो लगता है अब तू मेरी दादी बन गई है। अब ज्यादा हंसिए मत, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, फिर भी हंसने की एक्टिंग कर रही हो आप। ये कहकर अंजलि प्रमिला को कमरे में लिटा देती है और वंशिका चुड़ैल उसे स्कूल छोड़कर आती है। वहीं नंदिनी अपनी सोती हुई सास प्रमिला के पैरों की मालिश कर देती है। कुछ देर बाद उठने पर वो पूरे घर को चकाचक साफ और अपने घुटने का दर्द छूमंतर पाती है। अरे मैं तो बड़े आराम से खड़ी हो गई, मेरे घुटने का दर्द कहाँ गायब हो गया? पहले तो 3-4 दिन तक रहता था और अब ठीक हो गया, और घर भी साफ है। आखिर बात क्या है? प्रमिला अपनी 5 चुड़ैल बहुओं से अनजान थी, पर अंजलि को 5 चुड़ैल दिखती भी थी और उससे बात भी करती थी। और वो 5 चुड़ैल मर कैसे गईं? ये जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा। एक समय पहले प्रमिला अपने 5 बेटे बहू के साथ बड़ी खुशी से रह रही थी, पर उसकी चारों बड़ी बहू को एक भी बच्चा नहीं हुआ था। वहीं 5वीं बहू वंशिका कुछ ही समय बाद घर में खुशखबरी देती है। खुशी से झूमते हुए वंशिका के 5वें महीने में पूरा घर उसकी गोद भराई की रस्म रखता है। तभी वंशिका के सज धज के आते ही उसकी सास उसकी नजर उतारते हुए कहती है, तू आखिर मेरे घर में खुशियों की किलकारी गूंजी उठी, कब से कान तरस रहे थे मेरे। ये तो आपने सही कहा माँ जी,
तू क्या बीच में बोल रही है? तुम चारों बहुओं से तो मुझे इतनी उम्मीद थी और तुमने मुझे नाउम्मीद कर दिया। मुझे तो लगता है तुम्हें इस गोद भराई में भी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। चलिए दीदी, हम ऊपर वाले कमरे में ही चलते हैं। नहीं जेठानी जी, आप चारों में से कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जितना हक मेरा इस बच्चे पर है उतना ही आपका भी है। बहू तू ये क्या कह रही है? माँ जी, जितनी बेसब्री से आपको इस बच्चे का इंतजार है और मुझे है, उतनी ही बेसब्री से तो दीदियों को भी हो रही होगी ना। हाँ बहुत, उन्हें बिल्कुल ठीक कहा। माफ कर दे, मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी। माँ जी, मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ चारों दीदी की भी गोद भराई हो। ठीक है बहू। चारों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सास पांचों बहुओं की गोद भराई करती है। नाच गाना होता है, जश्न मनाते हैं, सब बहुओं को आशीर्वाद भी देते हैं। 4 महीने बाद वंशिका एक प्यारी सी बेटी अंजलि को जन्म देती है, जिसके बाद घर में कभी वो अपनी दादी की गोद में रहती तो कभी अपनी पांचों माओं की गोद में। अंजलि को इतना लाड़ प्यार मिलता है कि शायद ही किसी बच्चे को घर में इतना प्यार मिले। पांचों माँ उसके पीछे पीछे भागा करती थी, कभी उसे खाना खिलाने के लिए, तो कभी चोटी करने के लिए, तो कभी दवाई के लिए। अंजलि अब 8 साल की हो गई थी। ऐसे ही शाम को अंजलि को बुखार था तो वंशिका कहती है, बेटा तुझे तो बुखार हो रहा है, तो ख्याल क्यों नहीं रखती है अपना? आप पांचों हो ना, तो मेरी क्या जरूरत है? अच्छा, अभी नंदिनी दीदी को बुलाती हूँ, तुझे ऐसा काढ़ा पिलाएंगे कि फिर कभी बुखार नहीं आएगा। नहीं नहीं माँ, नंदिनी माँ को नहीं। अच्छा तो फिर मुझसे दवाई खाओ ये वाली अभी। नहीं माँ। ठीक है वंशिका, मैं दीदी को ही बुला लेती हूँ। अच्छा माँ, पिला दो। आप पांचों माँ बहुत अच्छी हो, इतना ख्याल रखती हो आप मेरा। क्योंकि हम सबकी जान तुम में बसती है। इस तरह उसकी पांचों माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। वक्त बीतता है, दिवाली का त्योहार का आसपास बहुत बम पटाखे चल रहे थे। सारा भी बहुत सारे पटाखे लेकर आई थी। दिवाली पूजन के बाद प्रमिला कहती है, बहू ला मिठाई दे दे, मैं सबको बांट कर आती हूँ। आज अंजलि तू चल मेरे साथ। नहीं दादी, मैं सारा माँ के साथ पटाखे जलाऊंगी। ये लीजिए माँ जी। तभी प्रमिला मिठाई लेकर चली जाती है। चारों बहू अंदर खाना बना रही थी और वहीं एक रॉकेट बम उड़ता हुआ उनके घर में आता है, जो अंदर के सारे पटाखों में आग लगा देता है और धीरे धीरे अंदर से घर जलने लगता है। दूसरी ओर सारा वंशिका के साथ पटाखे जला रही थी। ये देखो अनार कैसे जल रहा है। माँ, अब मैं भी जलाऊंगी दूसरा। अभी अंदर से पानी पीकर आती हूँ। वंशिका पानी पीने जाती है कि आग को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो आग की लपेटों में आ चुकी थी। ये क्या, अंदर घर में आग लग गई है, मुझे बचाना होगा अंजलि को। सारा उन चारों को बचाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है, सारा तुम पहले अंजलि को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी, उसे बचाओ। ठीक है दीदी। माँ बचाओ मुझे, कहीं मैं जल ना जाऊं। ये कहते ही सारा अपनी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर बचाकर बाहर छोड़ती है। तभी वो अपनी सास के हाथों में अंजलि को छोड़कर चली जाती है। वो अपनी चारों जेठानियों को बचाने के लिए जाती है। इतने में वहां सिलेंडर फट जाता है, जिससे पांचों वहीं मर जाती हैं। अंजलि को अपनी पांचों माँ का बहुत गम होता है। तभी प्रमिला ही उसका पालन पोषण करती है, मगर अंजलि के बहुत याद करने पर उसकी पांचों माँ उसके पास चुड़ैल के रूप में वापस आती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। पर यह बात प्रतिमा नहीं जानती थी और वो उसको स्कूल के लिए उठाती है और तैयार करके भेज देती है और नंदिनी उसके पैरों की मालिश कर देती है। तभी एक दिन अंजलि अपनी चुड़ैल माओ से कमरे में हंस हंसकर बातें कर रही होती है। माँ बस भी करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। नहीं, हम सब मिलकर अभी तो मैं और गुदगुदी करेंगे, क्यों है ना कविता, प्रेमा, वंशिका, सारा। हाँ दीदी। तभी कमरे में प्रमिला आकर कहती है, अंजलि बेटा, तू किससे इतनी जोर जोर से हंसकर बात कर रही है? वो किसी से नहीं दादी, कोई भी तो नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं जानती हूँ कि यहाँ तेरी पांचों माँ हैं, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, पर वो तुझे और मुझे देख पा रही हैं और सुन पा रही है ना। अब उनसे कह दे कि सामने आ जाए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी उसकी पांचों बहुएं उसके सामने आ जाती हैं। तुम पांचों को क्या लगा था, मुझे कुछ पता नहीं चले कि एक मेरी मालिश कर रही है, घर के सारे काम अपने आप हो रहे हैं, अंजलि स्कूल अकेले जा रही है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अंजलि इतना खुद से कुछ नहीं कर सकती।
माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। हाँ माँ जी। पर तुम पांचों का मैंने अंतिम संस्कार कर दिया था, फिर कैसे वापस आई? माँ जी, हमारी इकलौती बेटी का मुंह हम पांचों चुड़ैलों को उसके करीब ले आया। इसके बाद भी अंजलि अपनी पांचों चुड़ैल माँ के साथ रहती थी।